Hello friends, today I am going to teach you next chapter that is body fluid and circulation। इसमें हम देखेंगे कि जो आपका ब्लड होता है उसका जो ब्लड सर्कुलेट कैसे करता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन होता है कुछ, उसके अंदर कुछ सिंगल सर्कुलेशन होता है। ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, अर्थ्रोसाइट हो गया, ल्यूकोसाइट्स, इनके बारे में। और सबसे पहले जो है देखो, आपको ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड जो होता है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड होता है बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज इंक्लूड ह्यूमन बीइंग फॉर देयर पर्पज अनदर फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ब्लड जो होता है वो आपका स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये क्या होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो होता है वो रेड होता है। ठीक है, अब देखो ये हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो अनदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ का जो मेन काम होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लड। हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड जो होता है वो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसके अंदर आपका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। देखो सब प्लाज्मा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके अंदर ये 55% होता है। इसमें 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है। ये कंटेन करता है 6 से 8 प्रोटीन को। ठीक है, 90 से 92% प्लाज्मा के अंदर वाटर होता है, और इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करती हैं 6 से 8%। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनके नाम फिब्रोनेजिन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन, ये 3 मेजर प्रोटीन्स होती हैं जो इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए फिब्रोनेजिन जो होती है और ग्लोबुलिन जो होती है वो एल्ब्यूमिन, इनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो फिब्रोनेजिन जो होती है वो आपकी क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, किस में हेल्प करती है, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबुलिन होती है वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है। डिफेंस मैकेनिज्म, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं आपको जो बाहर से ये बचाती है। और एल्ब्यूमिन जो होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर में हेल्प करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस जो होता है आपकी बॉडी का, उसमें हेल्प करती है। अब देखो कैसे याद रखोगे, फिब्रिनोजन, फिब्रिन वर्ड से याद रहता है ये तो कि ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन को ऑलमोस्ट बच्चे भूल जाते हैं। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, GD से, G फॉर ग्लोबुलिन, D फॉर डिफेंस, GD। जैसे हम बोल देते हैं हमारी GDP, इंडिया की GDP गिर रही है, देश की GDP गिर रही है, इस तरीके से। तो GD, G फॉर ग्लोबुलिन, D फॉर डिफेंस। अब ऐसे हम बोल देते हैं, जैसे बहुत बार ऐसे बोल देते हैं, ओए इधर आ। ओए इधर मतलब कि देखो, ओए मतलब कि एल्ब्यूमिन, A फॉर एल्ब्यूमिन और O फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, तो ये इनमें हेल्प करेगी। नाउ देखिए ये प्लाज्मा जो होता है वो आपका कुछ सर्टेन प्रोटीन्स में भी बनाता है, जैसे मैंने 3 प्रोटीन्स आपको बताई हैं। उसके बाद ये नीडेड क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, और ग्लोबुलिन जो होता है प्राइमरी इन्वॉल्व होता है डिफेंस मैकेनिज्म में, एल्ब्यूमिन जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस में। अब प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, कंटेन करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उन मिनरल्स का नाम क्या है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोरीन एक्सेट्रा, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये आयंस इसके अंदर प्रेजेंट हैं, हमारी जो नर्व इम्पल्स होती हैं उसके कंडक्शन में आयंस प्रेजेंट होंगे, उसमें सोडियम जो पोटाशियम आयंस होते हैं वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारी नर्व इम्पल्स को बढ़ाते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर ये हैं, मतलब क्या आयंस प्रेजेंट हैं, तो इसमें भी क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ट्रांजिट फॉर्म में ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर जो होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो ये बोल रहा है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग कैपेबिलिटी जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। क्यों, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में होगा तो क्या हमारे अंदर जो ब्लड है वो क्या कर जाएगा, मतलब क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन और CO2, जो CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बॉडी के अंदर, और उससे इंसान की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए जो प्लाज्मा होता है वो विदाउट क्लॉटिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये सर्टेन कंडीशंस में ही एक्टिव होता है, जैसे कि लाइक एज आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, इंजरी हो जाती है आपको, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये आपका एक्टिव होता है, जिससे क्या होता है कि बाहर जो होता है फिब्रिन, जो होता है फिब्रिन नाम का जो प्रोटीन होता है वो एक्टिव होता है और ट्रैप्ड कर लेता है सर्टेन अमाउंट्स में बाहर जो पार्टिकल्स होते हैं। और कुछ
वाइटिश टाइप का सकम बना लेता है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आपके 3 आते हैं, एक अर्थ्रोसाइट आता है, ल्यूकोसाइट आता है, प्लेटलेट्स आता है। अर्थ्रोसाइट जो होती है उसे आरबीसी बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट जो होती है उसे डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स आपका थ्रोम्बोसाइट होती है। ठीक है, उसके इनको हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा कंस्टिट्यूट करता है, इसमें जो 45% कंस्टिट्यूट करता है ब्लड को, वो फॉर्म्ड एलिमेंट ही होते हैं। अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जैसे कि आपका अर्थ्रोसाइट हो गया। अर्थ्रोसाइट इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। अब इसकी शेप आती है, शेप को बच्चे भूल जाते हैं, RBC। ठीक है, RBC में अब देखो इसकी शेप जो होती है वो बाय कॉनकेव होती है। देखो यहाँ पे शेप लिखी हुई होगी आपकी, RBC की जो शेप होती है वो बाय कॉनकेव इन शेप होता है। तो B4 बाय C4 कॉनकेव, ऐसे आप याद रख लेना। इसका जो आपका एवरेज होता है वो 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक होता है। और ये रेड बोन मैरो में क्या बनती है, फॉर्म होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये नीट 2015 और 17 में इस लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीट 2022 के अंदर पूछा हुआ है, और अर्थ्रोसाइट के बारे में पूछा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका नीट 2015 और 17 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है तो उसका शेप क्या होगी, बड़ी होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये रेड कलर का होता है, आयरन कंटेनिंग होता है। ठीक है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हर इंडिविजुअल के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, जैसे CO2 और O2। आरबीसी जो है एवरेज लाइफ स्पेन होती है इसकी 120 डेज, मीन्स आफ्टर विच दे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जाके स्प्लीन में, और क्या बोलते हैं बाद में इनका दोबारा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसे इसलिए जो स्प्लीन में जाके मरते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ओके, तो ये लाइन आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक नीट 2022 के अंदर पूछी हुई लाइन है। उसके बाद देखिए ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं, जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ये हैं आपके, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, ये रिलेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं। ये 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड होते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट जो जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसमें 2 तरह के ल्यूकोसाइट होते हैं, एक ग्रैनुलोसाइट होता है, एक ग्रैनुलोसाइट होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये नीट 2000 आपका अभी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो नीट AIPMT 2008, नीट 2000, नीट 2013, 2020 और 2023 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रैनुलोसाइट होती हैं, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट कैसी होती हैं, ए ग्रैनुलोसाइट। तो इसमें 2 वो हैं आपकी, एक ग्रैनुलोसाइट्स और एक होती है ए ग्रैनु। ठीक है, तो ग्रैनुलोसाइट्स में आपका क्या आ गया, इसको आप ऐसे याद रखोगे BEN, बैन से ग्रैनुलोसाइट, बेसोनोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, बची हुई जो 2 होंगी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये आपकी कैसी हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी ए ग्रैनुलोसाइट। अब देखो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो आपका मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा जो होता है 60 से 65% जो होता है वो आपका न्यूट्रोफिल्स ही पाया जाता है। ठीक है, देखो न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, 60 से 65% होता है टोटल WBC का, और सबसे जो कम होता है वो बेसोफिल्स होता है जो कि 0.5% होता है। अब देखो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो होती हैं वो फैगोसिटिक सेल्स होती हैं, बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, तो उस टाइम पे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट एक्टिव हो जाएंगी और वो उसको क्या करेंगी, मार देंगी। उसके बाद जो बेसोफिल्स होती है वो सीक्रेट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, जैसे हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं उनमें, तो इसमें उस टाइम पे ये वाली जो है आपकी बेसोफिल्स सीक्रेट होती है, वो करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, इन 3 जो ये होती हैं इनको उस टाइम पे एक्टिव कर देती है और ये इन्फ्लामेशन में रिएक्शन में हेल्प करते हैं। ईसोनोफिल्स जो होती है वो 2 से 3% होती है, ये रजिस्ट करती है हमें इन्फेक्शन से। अब इसमें जो इसकी परसेंटेज पूछी जाती है, मतलब कि किसके अंदर कितना होगा अमाउंट, तो इसमें एक ट्रिक याद रख लेना आप, ठीक है। इस नीलिमा हो गया जैसे आपका, ठीक है, तो इसमें नी से सबसे पहले क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएगा आपका, ठीक है, नी फॉर
न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ली फॉर लिम्फोसाइट, ली फॉर एम फॉर मोनोसाइट, ठीक है। तो ये हो गई आपकी न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो 60 से 65% होती है। लिम्फ ये हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं आपके लिम्फोसाइट जो होती है वो 20 से 25% और ये होती है। ये दो टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे इम्यून रेस्पॉन्स में। उसके बाद बात पढ़ते हैं हम थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, को हम प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। ये हमारी जो बॉडी के अंदर सेल फ्रेगमेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स में सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स जिनको हम बोन मैरो बोलते हैं, ये यहाँ पे बनता है। ब्लड जो नॉर्मली कंटेन करता है इसमें आपका 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। प्लेटलेट्स जो होती है कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ आर इन्वॉल्व इन कोगुलेशन और क्लॉटिंग। जो हमारी कोगुलेशन और क्लॉटिंग में ये मेन रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। अगर इनका नंबर जो है धीरे धीरे कम होने लगे तो इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर वो होने लगता है, लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो क्या करता है, क्लॉट होने लगती हैं जो बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। ये ए रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये नीट 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपके डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप वाइडली यूज्ड होते हैं वो किसके लिए होते हैं, उनको प्रेजेंस किया जाता है। अब अगर आरबीसी की सरफेस पे क्या होता है, कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो आपकी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। कुछ जैसे ABA ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 टाइप ऑफ सरफेस एंटीजन, ठीक है। ये A एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन नेचुरल एंटीबॉडीज़ जो होती है वो प्रोड्यूस होती है इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन। मतलब बाहर से जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, एंटीजन जैसे आता है, तो हमारी उसमें बॉडी क्या करने लगती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ABA ब्लड ग्रुप में आप देखोगे सबसे पहले ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास जो एंटीजन होती है प्रेजेंट होती हैं वो आरबीसी पे ए प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होती हैं। ये डोनर ग्रुप ए होता है। बी के अंदर क्या होता है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है आरबीसी के पास। ए बी के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है ए बी के पास। और जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर एंटीजन्स हो ही नहीं सकती। अगर एंटीजन प्रेजेंट होंगी तो अपने ही बॉडी को मतलब कि वो खुद ही सेल्फ उसको क्या करने लगेगा, मारने लगेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज़ जो प्रेजेंट होती है एंटी बी प्लाज्मा के अंदर, इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए जो होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है प्लाज्मा के अंदर एंटी ए, और ए बी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं होती। और ओ ब्लड ग्रुप ओ जो होता है उसके अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट होती है। ये डोनर ग्रुप्स होते हैं। ये AIPM ये जो टेबल है इसमें नीट 2023 से अभी ये रिसेंट में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। और एंटीबॉडीज़ कहाँ होती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये देख लिए AIPMT 2011, 12, नीट 2014 और 21 में, और अब 24 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डोनर ग्रुप होता है वो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर जो, और एक्सेप्टर जो होता है वो यूनिवर्सल AB ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए RH ग्रुपिंग फैक्टर क्या होता है कि ये कुछ मंकीज़ के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है, जैसे हम राइसियस मंकी बोलते हैं। उसके अंदर ऑल्सो ऑब्जर्व इन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी नियरली % ऑफ ह्यूमन। अगर उसकी सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे कुछ इंडिविजुअल्स में ये प्रेजेंट होती है, जिनमें प्रेजेंट होती है वो RH पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होती वो RH नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एंड दोज हुम दिस एंटीजन इज एब्सेंट, कुछ के अंदर ये RH एंटीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, उसे हम RH नेगेटिव बोलते हैं। अब इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन नीट 2020 के अंदर पूछा गया है। इसमें क्या आता है कि स्पेशल केसेस होते हैं। सबसे पहले जो RH एंटीजन होता है जो मदर के अंदर देखा जाता है वो मदर के अंदर क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जबकि जो फीटस होता है आपका
उसके अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। जो फर्स्ट कंडीशन आपकी जो क्रिएट होती है वो ये क्रिएट होती है। तो फंक्शन को इसमें क्या होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब बच्चा क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट कर जाता है, मतलब जब प्लेसेंटा को हम काटते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो हम RH मतलब RH मदर नेगेटिव RH फैक्टर जो नेगेटिव मदर होती है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है जो बच्चा होता है उस फीटस के लिए, ठीक है। तो फीटस के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेगी। तो जब वो बच्चा होगा तो उस टाइम पे जब वो RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव है तो उस टाइम पे क्या करेगा, वो उससे फाइट करेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अर्थ्रोब्लास्टिस फिटालिस, ठीक है। तो देखिए ये रहा अर्थ्रो, दिस कंडीशन कुड बी लीड टू द फीटस कुड कॉज सेवरल एनीमिया भी इसमें हो जाता है और जॉन्डिस भी हो जाता है इस कंडीशन में। इस कंडीशन को हम अर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। ये देखिए RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, यही बोला था। एज टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा, से वेल सेपरेटेड होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद देयर इज ए चाइल्ड इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। ये कब होता है, इन केस ऑफ मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। उसके ब्लड के अंदर क्या होता है, RH एंटीजन प्रेजेंट होता है और ये क्या करने लगती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर नेगेटिव कैन लीक टू इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, और वो क्या करने लगती है, जो बच्चे की फीटस की RBC होती हैं उनको मारने लगती है। और इसमें जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को, मतलब पीलिया हो जाता है बच्चे को। उसके बाद देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में आपको कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ये देखो नीट 2021 में और 22 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, इट इज़ क्लॉट और कोगुलेशन फॉर्म्ड मेनली ऑन नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो होता है उसको हम फिब्रिन बोलते हैं। इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के आर ट्रैप्ड, जिससे फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन और इनएक्टिव फिब्रोजन इन द एंजाइम प्लाज्मा बाय द, ये क्या होते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका फिब्रिन होता है, सबसे पहली कंडीशन जो होती है वो आपका फिब्रिन बनता है, जो यहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। ये देखो ये फॉर्म डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं ब्लड के अंदर वो ट्रैप हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिब्रिन बोलते हैं। फिब्रिन जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिनोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये किसकी हेल्प से कन्वर्ट होता है, ये थ्रोम्बिन की हेल्प से कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। कौन से एंजाइम की हेल्प से, यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो फिब्रिन फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन, और प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इंजरी और ट्रमा स्टिमुलेट्स हो जाते हैं प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। इसमें क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट इंजरी में जो आपकी इंजरी होती है उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजरी के अंदर जो ये ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आपका आता है लिम्फ। एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे ही जो ब्लड होता है वो आपका पास करता है कैपिलरीज के थ्रू, किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि कुछ तो वाटर और उसके वाटर के साथ साथ कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वो मूव आउट हो जाते हैं स्पेस में, स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, लीविंग द लार्ज प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड वेसल्स। तो इसमें क्या होता है, लार्ज प्रोटीन्स को छोड़ के और मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट जो होते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसको ही हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेम जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, ये किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा, इसमें भी बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। इसके अंदर एलोवरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल द लिम्फेटिक सिस्टम, जो एलोवरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स होता है उसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये कलेक्ट करता है दिस फ्लूइड को
और ड्रेन आउट कर देता है मेजर वीन्स के अंदर। दिस फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर उसे हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ जो होता है वो आपका कलरलेस फ्लूइड होता है। ये कंटेन करते हैं स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स को विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिम्फ जो होता है वो आल्सो इम्पोर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स के लिए भी। फैट्स जो होती है वो आपकी एब्जॉर्ब होती है थ्रू लिम्फ इन द लैक्टिल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। उसके बाद देखिए सर्कुलेटरी पाथवे होता है आपका। सर्कुलेटरी पाथवे के अंदर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा मोलस्का, in which blood pumped by the heart passes through the large vessel into an open space और body cavity को बोलते हैं साइनस। ये Annelida and Chordata have a closed circulatory system in which the blood pumped by the heart is always circulated through a closed network के थ्रू, क्लोज ब्लड वेसल्स के थ्रू ये करता है। उसमें क्या होता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू करता है। जो ऑल वर्टिब्रेट होते हैं वो परचेज करते हैं मैस्कुलर चैम्बर हार्ट को। फिशेस के अंदर क्या होता है टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, एटीरिया एंड वेंट्रिकल्स होता है। आपका जो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वेरस, और जबकि क्रोकोडाइल बर्ड एंड मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें 2 एटीरिया 2 वेंट्रिकल होती हैं, जो कि 3 चैम्बर्ड हार्ट वाले में क्या होता है 2 एटीरिया होती है और 1 वेंट्रिकल होता है। फिशेज जो द हार्ट पम्प्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स। फिशेज के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसकी हेल्प से प्यूरिफाई किया जाता है गिल्स की हेल्प से। सप्लाई टू द बॉडी पार्ट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको दोबारा हार्ट के पास भेज दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। जो एम्फीबियन रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है द लेफ्ट एटीरिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग्स स्किन एंड राइट एटीरियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। इसके बाद देखिए द वेंट्रिकल पम्प्स इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। जो वेंट्रिकल्स होती हैं पम्प्स करती हैं ब्लड को विदाउट एनी मिक्सिंग अप, दैट इज द 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दीज ऑर्गेनिज्म, हैंस दीज एनिमल्स हैव डबल सर्कुलेशन। उनको क्या बोला जाता है डबल सर्कुलेशन बोला जाता है, जिनके अंदर सेपरेट पाथवे होता है एटीरिया एंड वेंट्रिकल्स का। ये नीट 2015 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। जो आपका हार्ट होता है ठीक है वो कैसा होता है मीजोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन होता है, ब्लड वेसल से मिलके बना रहता है ठीक है। इसके अंदर ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, 2 लंग्स के अंदर 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में भी ठीक है। स्लाइटली टिल्टेड होता है, हार्ट जो होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड का, और इसका जो साइज होता है वो क्लेंज्ड फिस्ट की तरह होता है, मतलब मुट्ठी की तरह। ये जो आपका हार्ट होता है वो प्रोटेक्टेड किया जाता है डबल मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या बोलते हैं पेरिकार्डियम बोलते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है हार्ट के अंदर उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है। जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। जो अपर वाले जो होते हैं रिलेटिवली स्मॉल होते हैं जिन्हें हम एटीरिया बोलते हैं, और जो नीचे वाले होते हैं उन्हें हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं ठीक है। लाइक एस देखो ये आपका हो गया राइट एटीरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ऊपर वाले जो होते हैं वो थोड़ा छोटा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नीचे वाले होते हैं वो थोड़ा बड़ा होते हैं। ए थिन मस्कुलर वॉल कॉल द इंटर, देखो एटीरिया और एटीरिया इन दोनों के बीच को जो आपस में सेपरेट करेगी उसे हम बोलते हैं इंटर एटीरियल सेप्टम। क्या बोलते हैं इंटर एटीरियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगी उसको हम बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और एटीरियर वेंट्रिकल को जो सेपरेट करेगी उसको हम बोलेंगे एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है। और लेफ्ट इसको भी एटीरियर वेंट्रिकल को करेगी उसको भी इंटर एटीरियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखिए अवर हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, तो ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो स्मॉल होते हैं एंड इट उसको हम, और जो लार्जर वाले जो होते हैं लोअर वो से उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ए थिन मस्कुलर
वॉल उसको क्या बोला जाता है, इंटर एटीरियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एटीरिया, राइट और लेफ्ट एटीरिया को सेप्टर करने वाली क्या बोलते हैं, इंटर एटीरियल सेप्टम बोलते हैं। वेयर एज अ थिक वॉल्ड जो कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स को क्या बोलते हैं, जो सेपरेट करेगी उसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। द एटीरियम वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय ए थिक फाइब्रस टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं, एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब सेम साइड पे एटीरियर वेंट्रिकल को जो सेपरेट करते हैं उसे एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल रहे हैं। और जो कि इधर जो however each of these septa are provided with an opening through which the two chamber of the same side are connected, the opening between the right atrium and right ventricle is, यहाँ पे क्या होता है आपका राइट एटीरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एटीरियम लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होगी उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल। और इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल, और इसको हम मिट्रल बॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एटीरिया एट्रिया को बीच में कनेक्ट वाले को इंटर एटीरियल सेप्टम बोलेंगे, वेंट्रिकल वेंट्रिकल को कनेक्ट वाले को इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे, एटीरियर वेंट्रिकल को कनेक्ट वाले को एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। एटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में एक वो प्रेजेंट होती है, क्या बोलते हैं, एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। लेफ्ट एटीरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसे हम बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं और मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ठीक है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एटीरियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई फॉर्म ऑफ 3 मस्कुलर फ्लैप्स, उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल जो होती है मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, जो कि आपकी प्रेजेंट होती है लेफ्ट एटीरियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अब देखिए जो आपका क्वेश्चन है, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोन, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड एयोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनार वॉल्व। ये नीट 2018 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे देखो ये रहा आपका राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, एटीरिया वेंट्रिकल एटीरिया वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इधर क्या होती है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है और इधर क्या होता है पल्मोनरी वैन होता है जिसे हम आयोटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा रिस्पेक्टिवली आर प्रोवाइडेड विद द सेमिल्यूनार वॉल्व। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम द एटीरिया टू द वेंट्रिकल, मतलब एटीरिया से वेंट्रिकल में जाता है, फ्रॉम द वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और यहाँ से किस में जाता है आपका, आयोटा के अंदर जाता है। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवार्ड फ्लो, ये क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं बैकवार्ड फ्लो को, मतलब कि वापस से दोबारा उसमें ना जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो एंटायर हार्ट होता है वो मेड अप होता है कार्डिक मसल से, किससे बनता है, कार्डिक मसल से। वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एटीरिया, जो वेंट्रिकल्स की वाल्व होती हैं वो थिकर होती हैं एज कम्पेयर टू आपका एटीरिया। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्जर नोडल टिश्यूज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। यहाँ पे देखो आपको बता देती हूँ एक बार, यहाँ पे क्या होता है आपका एक एसए नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम साइनोएटेरियल नोड बोलते हैं। ये साइनोएटेरियल नोड क्या करता है, कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है हार्ट के अंदर। जब नर्व इम्पल्स ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो राइट एटेरियम है इसके अंदर क्या होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। यहीं पे जस्ट नीचे लोअर लेफ्ट कॉर्नर, मतलब यहाँ पे
ऑफ द राइट एटीरियम कहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे AV नोड प्रेजेंट होता है, एटीरियर वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन करता है, और वेंट्रिकल्स में क्या, जो कि आपका फिर से क्या करेगा, नर्व कंडक्शन का काम करेगा, और वेंट्रिकल्स में क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। अनदर मास ऑफ द टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एटीरियम क्लोज टू द एटीरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम कॉल्ड द एटीरियर वेंट्रिकुलर नोड। उसको क्या बोल दिया, एटीरियर वेंट्रिकुलर नोड बोल दिया। ए बंडल, उसके बाद क्या बोल, देखो SC नोड आ गया आपका, SC नोड के बाद क्या आ रहा है आपका, AB नोड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से नीट 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि सीरीज बतानी थी। सबसे पहले SC नोड आ गया, अब AB नोड। अब देखो ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, उसके बाद क्या आता है, नोडल फाइबर आती हैं आपकी, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी भी। नोडल फाइबर एटीरियो वेंट्रिकुलर बंडल्स कंटिन्यू फ्रॉम द AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into left and right bundles। उसके बाद क्या करता है, जो नोडल फाइबर्स होती हैं वो लेफ्ट एंड राइट उसमें डिवाइड हो जाती हैं आपकी बंडल्स के अंदर, ठीक है। तो SC नोड, AV नोड, नोडल फाइबर, उसके बाद आपका बनता है बंडल्स। उसके बाद देखो दीज ब्रांचेस गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर, ये माइन्यूट फाइबर बनाती है थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड एंड आर। उसके बाद क्या आती है, पुरकिंजे फाइबर आती हैं, ठीक है। तो आपका क्या आती हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। नोडल मस्कुलेचर के अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की। उसमें कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुली नहीं दिया जाता, वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन ए मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, द साइनोइटल नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट इज 70 से 75 पर मिनट। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की जो रिदमिक हार्ट जो होता है वो कंटिन्यू क्या करता है, हार्ट जो होता है वो कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। हार्ट बीट जो है आपकी इसके, तो ये इस रिदम को कौन मेंटेन करके रखता है, ये SC नोड करके रखता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है 1 मिनट में कितना करता है, 72 टाइम्स पर मिनट एवरेज जो होती है वो इतना क्या बोलते हैं आपका 1 मिनट के अंदर 70 से 72 टाइम्स क्या कर लेता है, हार्ट बीट करती है उसकी। आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 से 70 टाइम्स इन ए मिनट, लेकिन एवरेज उसको कितना लिया गया है, 72 टाइम्स पर मिनट लिया गया है। उसके बाद देखिए कार्डिक साइकिल आती है आपकी। कार्डिक साइकिल को देखो, मैं आपको जैसे बता देती हूँ। सबसे पहले देखो इस कार्डिक साइकिल से क्वेश्चन इस बार भी आया है और इसमें पूछा गया था। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं आपको नॉर्मली एक रफ आइडिया दे देती हूँ कि ये राइट एटीरियम होता है, ये राइट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट एटीरियम होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है आपका SC नोड होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट होता है, AV नोड प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आपकी क्या होती है, ट्राई कस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपकी बाई कस्पिड वॉल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये एटीरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ये एटीरियो को कनेक्ट करने वाला एटीरियल इंटर एटीरियल सेप्टम प्रेजेंट होता है। अब देखो SC नोड क्या करेगा, आपका कंडक्शन करने लगेगा, जिसकी वजह से जो राइट एटीरियम है, राइट एटीरियम के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, और राइट एटीरियम में क्या होगा कि ये हार्ट जो होगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, ठीक है। राइट एटीरियम में ब्लड जैसे भरेगा तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंट सिस्टोल बोलते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, जॉइंट सिस्टोल होता है जब हार्ट कांटेक्ट करता है। अब धीरे धीरे जो ये हार्ट होगा एटीरिया से वेंट्रिकल के अंदर आने लगेगा, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में भी क्या होने लगेगा, उस टाइम पे सिस्टोल होने लगेगा। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, एटीरिया क्या होगी, जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में आ जाएंगी, रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगी। जब राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जब ब्लड धीरे धीरे भरने लगेगा तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपकी ये जो वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है, वो धीरे धीरे जिससे राइट वेंट्रिकल से राइट एटीरिया के अंदर ब्लड दोबारा वापस बैक फ्लो ना हो, तो उस टाइम पे ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होंगी वो आपकी
क्लोज हो जाएंगी। जब जिस टाइम पे ट्राइकस्फिड वॉल्व जो होती हैं वो क्लोज होती हैं तो उस टाइम पे फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हार्ट आपका राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से देखो यहाँ पे आपका एस नोड है, यहाँ पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपकी लंग्स के पास जाएगी, लंग्स के पास जाने के बाद ब्लड को क्या करेगी, यहाँ पे प्यूरिफाई करेगी, फिर लेफ्ट एटेरियम में लेके आएगी, फिर लेफ्ट। तो जब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल में ब्लड दोबारा से राइट एटेरियम में ना जाए, उस टाइम पे ट्राइकस्फिड वॉल्व्स क्लोज हो जाती हैं। तो उस टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है, मतलब कि ये जो एवी नोड है ये भी दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन, ये भी क्या करता है, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने लगता है और धीरे धीरे वेंट्रिकल्स में क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा और ये वेंट्रिकल से जो है पल्मोनरी आर्टरी में जाने लगेगा। ये पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा राइट वेंट्रिकल में ना जाए, इसकी वजह से क्या होता है, ये बैक फ्लो ना करे। इस टाइम पे क्या होता है, सेमिनुलार वॉल्व जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और सेमिनुलार वॉल्व क्लोज होने की वजह से दोबारा से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उस साउंड को हम क्या बोलते हैं, उस साउंड को हम बोलते हैं डब। ठीक है, ये जो आपका राइट 0.1 सेकेंड के लिए होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल में जो ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर आपका मतलब जो ब्लड, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड का कंडक्शन हुआ, ब्लड जो इसके अंदर आया, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो 0.3 सेकेंड के लिए करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसको पढ़ते हैं। AIPMT 2012 के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखियो, एज द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो होती हैं वो ओपन होती हैं, ये रही आपकी ट्राइकस्पिड, ये रही बाइकस्पिड। ब्लड फ्रॉम दी पल्मोनरी वेन एंड वेना कवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे क्या होता है, ये आपको ये बोल रहा है वेना कवा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली, लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे आपका एओर्टा प्रेजेंट होता है, ये आपकी एटीरिया प्रेजेंट होती है। इस टाइम पे क्या होता है, जो सेमिनुलार वॉल्व्स होती हैं आर क्लोज एट दिस स्टेज। इस टाइम पे सेमिनुलार वॉल्व क्लोज होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको। तो साइनो एट्रियल नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया टू अंडरगो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन। जब साइनोट्रियल नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है तो उस टाइम पे जो दोनों एट्रिया होती है वो स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। ये क्या करता है, वेंट्रिकल में 30% ब्लड को इंक्रीज कर देता है। द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। उसके बाद वेंट्रिकल्स में एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है और फिर वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होने की वजह से एट्रियल वेंट्रिकल बोन बंडल्स जो होते हैं और बंडल ऑफ हिस, इनमें भी ट्रांसमिट होने लगता है, ये नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होने लगता है। इट थ्रो दीज एंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। उसकी वजह से क्या होता है, सारा इंटायर वेंट्रिकुलर जो होता है मस्कुलेचर होने लगता है। ये इसकी वजह से कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। उस वजह से वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है। द एट्रिया अंडरगो रिलैक्स। जिस टाइम पे राइट वेंट्रिकल जो है, जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो हैं वो सिस्टोल करेंगी, उस टाइप पे एट्रिया क्या करेगी, डायस्टोल करेगी, रिलैक्स कंडीशन में रहेगी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फ्लो करने लगेगा तो इस टाइम पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी आपकी। आगे देखिए, Tricuspid valves due to attempted backflow blood into the atria as the ventricular pressure। जैसे ही ventricular pressure increase करता है, फर्दर जो सेमिनुलार वॉल्व होती हैं वो गाइड करती हैं द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड, एओर्टा लेफ्ट साइड और फोर्स्ड ओपन, कि दोबारा से बैक फ्लो ना हो वेंट्रिकल्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल्स में ना जाए तो सेमिनुलार वॉल्व क्या होती है, क्लोज। अलाउंग द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स टू फ्लो दीज वेसल इन द सर्कुलेटरी पाथवे। द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स्ड, वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो गया एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिनुलार वॉल्व विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो इनटू द वेंट्रिकल्स। सेमिल्यूनार वॉल्व्स होती हैं जो प्रिवेंट करती है बैकवर्ड फ्लो को वेंट्रिकल्स में दोबारा ना जाए। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जब ये प्रेशर डिक्लाइन करने लगेगा तो उस टाइम पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्या करेंगी, धीरे धीरे खुलने लगेंगी, क्योंकि प्रेशर लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाता है। तो जब वेंट्रिकल्स में डिक्लाइन करेगा तो आपका
एटीरिया में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगी, आपकी ओपन हो जाएंगी बाय द प्रेशर इन द एटीरिया एक्सर्टेड बाय द ब्लड विच वाज बीइंग एम्प्टी देम इनटू द veins. The blood now once again move freely to ventricles. Ventricle and arteria now again in then joint diastole and earlier soon SA node generate a new action potential and event describe them. फिर से यही सीक्वेंस जो होगा वो दोबारा से रिपीट होने लगेगा. मैं एक बार आपको रफली फिर से बता देती हूँ. देखो, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, एटीरिया हो गया, वेंट्रिकल हो गया, एटीरिया हो गया, वेंट्रिकल हो गया, SA नोड हो गया, यहाँ पे AB नोड हो गया. ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्स हो गई, यहाँ पे आपकी बाइकस्पिड वॉल्स हो गई, यहाँ पे आपकी सेमिनुलर वॉल्स हो गई. ठीक है, देखो एसए नोड क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है. जब ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है तो दोनों एटीरिया और लेफ्ट एटीरिया और राइट एटीरिया के अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो करने लगेगा. जब फ्लो करने लगेगा तो राइट एटीरियम और लेफ्ट एटीरियम के अंदर क्या होगा, ब्लड का कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा. जब कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जो होंगी वो खुलने लगेंगी और जो ब्लड फ्लो करेगा वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाने लगेगा. ठीक है, जैसे ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है तो उससे पहले जो है आपका AB नोड क्या होता है वो भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है. जब ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जब जाएगा तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये दोबारा से बैक फ्लो ना हो तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होती हैं वो आपकी क्या करती हैं, क्लोज हो जाती हैं. अब जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के थ्रू आपका आयोटा से बॉडी के अंदर चले जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास चला जाएगा. तो यहाँ पे क्या होता है, दोबारा पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल्स के पास दोबारा से ब्लड ना जाए और आयोटा से दोबारा से वेंट्रिकल्स में ना जाए तो उस टाइम पे सेमिनुलर वॉल्व्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं. और जब क्लोज हो जाती हैं उस टाइम पे डव का साउंड प्रोड्यूस हो जाता है. और यहाँ पे आपका किसका साउंड प्रोड्यूस होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से लब का साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, ये जो साइकिल है वो बार बार रिपीटेड होती रहती है. इसी साइकिल को हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, the sequence events in the heart which is cyclically repeated is called cardiac cycle and consists of systole and diastole both the arteria and ventricle. as mentioned earlier, हमारा जो हार्ट होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट क्या करता है, बीट करता है. दैट इज़ मैनी कार्डियक साइकिल जो होती हैं परफॉर्म होती हैं 1 मिनट के अंदर. फ्रॉम दिस कुड बी रिड्यूस टू दैट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. क्योंकि जो हार्ट होता है वो हमारा हार्ट जो होता है 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स बीट कर रहा है और 1 मिनट के अंदर कितनी होती हैं, 60 सेकेंड. तो एक साइकिल को निकालेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 70 तो ये अप्रॉक्स 0.8 सेकेंड आ जाएगा आपका. ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग ए कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप्स आउट. कार्डिक साइकिल के दौरान जो वेंट्रिकल्स होती हैं वो पंप्स कर देती हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को. उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, जो वेंट्रिकल्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 मिलीलीटर ऑफ ब्लड को क्या कर रही हैं, आपकी पंप आउट कर रही हैं, उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे हैं. और जबकि अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से, ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है आपका 70 और हार्ट रेट कितना होता है 72. ये अप्रॉक्स निकल के आएगा आपका 5000 मिलीलीटर और 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है, तो देयरफॉर कार्डिक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द ईच वेंट्रिकल्स पर मिनट. एवरेज इतना हो जाता है आपका. उसे द body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, cardiac output of an athlete will be more higher than that of the ordinary. जो मैन होते हैं उसके कंपैरिजन में एथलीट जो होते हैं उसकी कार्डिक आउटपुट जो होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है. ठीक है, अब देखिए इससे आगे, ड्यूरिंग ईच साइकिल 2 prominent sound are produced which can be easily heard through a stethoscope. First sound is lub associated with the closure of tricuspid and bicuspid valves, जो मैंने आपको बता दिया. whereas सेकंड साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं. ठीक है, जब सेमिलुनर वॉल्व्स जो होती हैं वो क्लोज होती है उस टाइम पे आपका डब साउंड प्रोड्यूस होता है. दी साउंड आर ऑफ क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट. ठीक है, उसके बाद हम ECG पढ़ते हैं. ECG होती है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है. ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है जो कि आपका देखो पी इस तरीके से जो है शो कर रही है. पेशेंट के अंदर ये कंडीशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पे वो बहुत
उस स्टेज पे पहुंच जाता है। दिस टाइप ऑफ मशीन, इसको मशीन को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ग्राफिकल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट साउंड ऑफ कार्डियक साइकिल टू ऑब्टेन ईसीजी एज शोन इन द फिगर। ये देखो फिगर के अंदर शोन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो साउंड होता है वो आपका, वो पी साउंड किसको रिप्रेजेंट करता है, एटीरिया जो होती है आपकी, एटीरिया का उस टाइम पे क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। मतलब एटीरिया क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर दी है बहुत जो एट्रिया होते हैं। और इसमें क्या होता है, QRS की कंडीशन जो कब क्रिएट होती है, डीपोलराइजेशन होता है आपका, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये नीट 2024 के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है रिसेंट में। और आपकी जो टी वेव होती है वो रिप्रेजेंट करती है रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स दैट इन अकर इन द पीरियड डिटरमाइन द हार्ट बीट इंडिविजुअल सीन्स द ECG ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हैव रफली द सेम शेप गिवन इन फिगर शुड इंडिकेट ए पॉसिबल एबनॉर्मेलिटी और डिजीज। जब इसमें इसकी जो हार्ट साउंड होती है इसमें नॉर्मेलिटी होने लगे तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, डिजीज़ क्रिएट होने लगती है, ठीक है। तो यही आपका, और देखो ये आपका जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो AIPMT 2009, 11, नीट 13, 19, 20, 23 और अब नीट 2024 के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लास्ट में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो तब आपको दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए डबल सर्कुलेशन देखते हैं हम। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है आपका, जो ये आपकी दिखाया हुआ है, ठीक। डबल सर्कुलेशन में देखो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ, उसके थ्रू आप देखना। ये आपका डायग्राम, ये आपकी राइट एटीरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये आपकी लेफ्ट एटीरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ आपका क्या होता है, लंग्स होता है। ये आपकी यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पे आपका आयोटा होता है, ठीक है। अब ब्लड जो होता है यहाँ पे आपका SA नोड होता है, यहाँ पे ब्लड। सबसे पहले जो आपका ब्लड होता है, सबसे पहले ब्लड आपका आएगा लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट एटीरियम से ब्लड हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आपकी बॉडी है, ठीक है। ये आया यहाँ से और यहाँ से बॉडी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लिया। ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड यूज़ हो जाएगा तो बॉडी इसको क्या करेगी, डीऑक्सीफाई कर देगी। तो ये डीऑक्सीफाई करके आपका जो ब्लड होगा वो कहाँ जाएगा, राइट एटीरियम के पास जाएगा, राइट एटीरियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा। और राइट वेंट्रिकल जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लंग्स के पास पहुंच जाएगा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करेगा, लंग्स प्यूरिफाई करके आपका ऑक्सीजनेटेड बना देगा और फिर से हमारी जो लेफ्ट एटीरियम के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, लेफ्ट एटीरियम गया, लेफ्ट एटीरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में फैल गया, बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया, बॉडी ने यूज़ करने के बाद डीऑक्सीफाई करा, फिर ये आपका राइट एटीरियम के पास जाएगा, राइट एटीरियम से राइट वेंट्रिकल के पास, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये, अब सबसे ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए मिक्स्ड रूट ब्लड वेसल्स, द आर्टरी एंड वीन होती हैं। बेसिकली आर्टरी और वीन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। सबसे इनर वाली लेयर जो होती है स्क्वैमस एंडोथेलियम की बनी रहती है, अब बीच वाली इंटीमा की बनी रहती है, स्मूथ मसल जिसे बोलते हैं, एंड इनर सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो आपकी टीनिका इंटीमा होती है।
जो और सबसे बीच वाली जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल की प्रेजेंट होती है, जिसे ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। एंड एक्सटर्नल लेयर फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू कोलाजन। ट्यूनिका एक्सटर्नल जो होता है ट्यूनिका मीडिया इज कंपेरेटिवली थिन इन वेन। वैन के अंदर क्या होता है, ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो पतली होती है। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो आपका ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल से एंटर द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से एंटर कर वेयर इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर पंप्स ब्लड इनटू द आयोटा। इसमें लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से किस में आएगा, पल्मोनरी। एज मेंशन अर्लियर द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर द। जो राइट वेंट्रिकल होगा उसमें ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किस में आएगा, आयोटा में। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, पास ऑन टू द लंग्स। लंग्स के पास ले जाती है, वेयर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन इनटू द लेफ्ट एटीरियम। जबकि लेफ्ट एटीरियम जो होती है जिसमें पल्मोनरी वेन है, ये क्या करती है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। दिस पाथवे कंस्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द आयोटा इज कैरिड बाय द नेटवर्क। यहाँ पे क्या होता है, आपकी आर्टरी आर्टियोल और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, ब्लड जो होता है वो टिश्यूज़ के पास पहुंचाया जाता है, जिसे हम बॉडी बोल रहे हैं। आर्टरी आर्टियोल एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू फ्रॉम वेयर द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वैन वेन्योल एंड वेना कवा। तो ये बॉडी जब यूज़ कर लेती है तो यहाँ पे क्या होगा, वैन वेन्योल एंड वेना कवा के थ्रू डिऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करा जाएगा, राइट एटीरियम के पास भेजा जाएगा, मतलब बॉडी से राइट एटीरियम के पास। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू एंड टेक CO2 हाथ पर। ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होगा उसको पहुंचा देगा और CO2 का क्या कर देगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, ये यूनिक। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या है, ए यूनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टेड एग एंड लीवर। उसको क्या बोला जाता है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोला जाता है ये। और द हेपेटिक पोर्टल वीन कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन। हेपेटिक पोर्टल वीन जो होती है वो ब्लड को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है, इंटेस्टाइन से लीवर के तक लेके जाती है। इस डिलीवर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें डिलीवर किया जाता है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ये नीट 2017 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए स्पेशलाइज कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इनटू फॉर्म द कार्डिक मस्कुलेचर। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपका जो हार्ट है वो राइट एटीरियम है, फिर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटीरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से जो आपका वेंट्रिकल्स में लेफ्ट एटीरिया जो है ये क्या आपका डोर्सल अयोर्टा हो गया। अयोर्टा से क्या हो गया, आपका ब्लड आया और ब्लड ने क्या करा, अपना बॉडी पार्ट्स को यूज़ कर। ब्लड जो अयोर्टा से होता हुआ जो ब्लड आया वो बॉडी पार्ट्स ने क्या करा, आपका यूज़ कर लिया। यहाँ से ये क्या करेगा, आपका ये बॉडी जो है उसको यूज़ कर लेगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका इधर चले जाएगा राइट एटीरियम के पास, राइट एटीरियम से राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका लंग्स के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी जो होती हैं, हार्ट के पास दो तरह के वो होते हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है, एक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारी जो माइंड होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है। दोबारा हमारा जो माइंड होता है उसके अंदर क्या होता है, मेडुला ओब्लोंगेटा प्रेजेंट होता है, जो कि उसके ANS के थ्रू फंक्शन रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल प्ले करता है। उससे क्या करता है कि ये सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को में जाके क्या करता है, हमारी हार्ट रेट जो होती है, हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन करता है, देयर वक्त कार्डिक आउटपुट ये जो होता है आपका ये रहा। उसके बाद और पैरासिम्पैथिक, ये तो आपका हो गया सिंपैथिक नर्वस सिस्टम की बात है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम इसका अपोजिट करेगा, वो डिक्रीज़ करता है हार्ट बीट को, स्पीड अप कंडक्शन एक्शन को एंड पोटेंशियल एंड कार्डिक आउटपुट। एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन आल्सो कैन इंक्रीज द कार्डिक आउटपुट। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन जो होता है वो भी क्या करता है, आपका कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, मतलब ऑप्शन दे रखे थे, हार्ट बीट इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, इस तरीके से। तो नीट 2014 में और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए आप डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। हाइपरटेंशन इज़ द टर्म ब्लड प्रेशर इज़ हायर देन द, जब हमारी बॉडी से ब्लड प्रेशर हायर हो जाए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 180 और 20, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। 80 जो होता है वो आपका रिलैक्स स्टेट में होता है और ये आपका
डायस्टोलिक कंडीशन में होता है। इन मेजर 120 मिलीलीटर ऑफ Hg इज प्रेजर्ड सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर ऑफ Hg क्या होता है, डायस्टोलिक, रेस्टिंग प्रेशर होता है। इफ़ रिपीटेड चेकअप ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल इज 140 ओवर 90 और हायर इट्स शो हाइपरटेंशन। मतलब कि 120 आपका 80 है, 80 से नीचे चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और अगर 120 से हायर चले जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट डिजीज़ और वाइटल ऑर्गन जैसे होते हैं, जैसे कि आपका ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, इसमें भी क्या हो सकता है, ये भी फेल हो सकते हैं, आपकी फेल हो सकते हैं। अब देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है उसमें क्या होता है, आर्टरी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं ब्लड के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम जो और फैट जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो धीरे धीरे टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, और जिसकी ल्यूमन होती है आर्टरी की वो नैरो होने लगती है। इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। उसके बाद देखो एंजीना में क्या होता है, एंजीना, इसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। इसमें एक अक्यूट चेस्ट पेन होता है, अचानक से बहुत ज़्यादा, अपीयर व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू दी हार्ट मसल। तो इसमें क्या होता है, नो ऑक्सीजन जब पहुंच नहीं पाती हार्ट मसल्स के पास। एंजीना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट, एंजीना जो हो सकता है मैन वुमेन दोनों में हो सकता है, बट ये जो ज़्यादा देखा जा रहा है, मोर कॉमन जो देखा जा रहा है वो मिडल एज के पर्सनस में और एल्डरली जो होते हैं उनके अंदर देखा जा रहा है। ये अकर होता है कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है। एंजीना में क्या होता है, ये एक्यूट चेस्ट पेन होता है, जो कि हार्ट फेलियर में देखिए, हार्ट जो होता है वो सडनली अचानक से क्या है, पंप नहीं कर पाता। when it is not pumping blood effectively not enough to needs of the body, जितना बॉडी को मतलब जितना बॉडी को ब्लड चाहिए इफेक्टिवली उतना नहीं पहुंच पाता। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सडनली हार्ट जो होता है वो पंप नहीं कर पाता, सडनली हार्ट फेल हो जाता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको कभी कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, बिकॉज कंजेशन ऑफ द लंग इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़। हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट। ठीक है, हार्ट फेलियर में क्या था, सडनली ब्लड पंप नहीं कर पाता, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इफेक्टिवली जितना होना चाहिए पंपिंग के लिए उतना नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, सडनली हमारा जो हार्ट होता है वो फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाता इफेक्टिवली, उसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। एंजीना में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, अगर हार्ट फेलियर इज़ नॉट द सेम एज कार्डिक अरेस्ट में क्या होता है, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, अचानक से जो है हार्ट की बीट्स जो हैं वो स्टॉप हो जाएं, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, कार्डिक अरेस्ट में सडनली हार्ट बीटिंग जो होगी, हार्ट की जो बीटिंग होगी वो सडनली स्टॉप हो जाएगी। और हार्ट अटैक में क्या होगा, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज इन एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब कि ब्लड की एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की जो मसल हैं वो सडनली डैमेज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं हार्ट अटैक। डैमेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और हार्ट स्टॉप हो जाएगा, हार्ट बीटिंग करना स्टॉप हो जाएगा तो हार्ट फेलियर होगा। ठीक है, सॉरी, हार्ट अरेस्ट, कार्डिक अरेस्ट होगा। कार्डिक अरेस्ट कब होगा, जब हार्ट स्टॉप करना बंद कर दे। और हार्ट अटैक कब होगा, जब हार्ट की मसल सडनली डैमेज हो जाएं। ठीक है, और एंजीना कब होगा, जब अक्यूट चेस्ट पेन होगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कब होगी, जब ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट के अंदर मसल्स जो करती हैं, उन मसल्स के अंदर जो आर्टरियल वीन्स होती हैं, वी आर्टरीज़ के अंदर कैल्शियम का लेवल और फैट कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। अब देखिए इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको बता देती हूँ, एक मिनट। एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट, इसको चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथवे फ्रॉम द गिवन ऑप्शन बिलो। तो देखो AV बंडल्स, AB नोड, SA नोड, प्रोकंजे फाइबर एंड बंडल ब्रांचेस। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि जो प्रोकंजे फाइबर होते हैं वो हमने अभी पढ़ा था कि वो सबसे लास्ट में होते हैं, प्रोकंजे फाइबर जो होते हैं, तो बी ऑप्शन सबसे लास्ट में होना चाहिए। देखो तो बी ऑप्शन एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट में, बट हम फिर भी देख लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, SA नोड जो कि राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट था एटीरियम के। फिर उसके हमने बाद क्या पढ़ा था, AB नोड। AB नोड जहाँ कहाँ प्रेजेंट था, राइट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एटीरियम। ठीक है, तो राइट एटीरियम पे ही प्रेजेंट था, बट लोअर लेफ्ट
साइड पे प्रेजेंट था ए बी नोड। तो सबसे पहले क्या आ गया आपका एस ए नोड आएगा, तो ई वाला पहले आ गया, उसके बाद आपका ए बी नोड आ जाएगा। देन उसके बाद देखो बंडल्स पढ़े थे हमने, ए बी बंडल्स, तो आपका ये आ गया। उसके बाद बंडल ब्रांचेज पढ़ी थी, बंडल ब्रांचेज आ गई। और देन प्रोकंजे फाइबर, क्योंकि प्रोकंजे फाइबर तो सबसे लास्ट में था, तो सबसे इसका आंसर तो आपका प्रोकंजे फाइबर। आपको अगर ये पता हो कि प्रोकंजे फाइबर सबसे लास्ट में प्रेजेंट होते हैं तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राइट आंसर। उसके बाद देखो पी वेव जो होता है वो क्या कर रही थी, आपका डीपोलराइजेशन ऑफ द एटीरिया कर रही थी, तो ए का क्या आ जाएगा आपका थर्ड आ जाएगा। क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स कर रही थी, तो बी का क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा। और टी वेव जो है वो आपके क्या कर रही थी, रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स कर रही थी। और जो टी पी गैप है, ये टी पी गैप उसमें दे नहीं रखा था, पी वाला लास्ट में जब टी वाला उसको दे रखा था। तो हार्ट मसल आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, ये ऑप्शन मतलब अगर आपको 3 ऑप्शन पता है तो एक लास्ट वाला अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।